18 किस चीज के बारे में बात करता है? 18 बात करता है वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। मतलब हमने देखा था ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 में क्या हो रहा था? अभी भी मैंने एक बार बताया था, बताओ ऑर्डर 10 में क्या हो रहा था? ऑर्डर 10 में हो रहा था ओरल एग्जामिनेशन। और वो किसका ओरल एग्जामिनेशन हो रहा था? वो पार्टीज का, पक्षकारों का ओरल एग्जामिनेशन हो रहा था। और आदेश 18 किसकी बात करता है? साक्षियों की परीक्षा के बारे में बात करता है कि यहाँ पे साक्षियों की परीक्षा कौन करेगा। अभी हमारे इश्यू सेटल हो गए हैं, पहले बात पक्षकारों की परीक्षा हो गई, उनको सुन लिया, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करवाने थे वो करवा लिए, अब हमारा हो गया इश्यू सेटल। अभी इश्यू सेटल हो गया, उसके बाद में अभी गवाह चाहिए होंगे, क्योंकि वहीं से हमारा ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले किसका गवाह आएगा, ये बात खड़ी होती है। क्या वादी उसके सबसे पहले गवाह लेगा या प्रतिवादी गवाह लेगा सबसे पहले? तो यहाँ पे है कि आरंभ करने का अधिकार किसको है? साक्ष्यों की परीक्षा लेने का सबसे पहले अधिकार किसको है? तो सबसे पहले अधिकार है वादी को। मतलब ऐसा जनरल रूल देखा जाए तो वादी को है, पर इसकी कंडीशन क्या है? इसका एक एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ये है कि जो पार्टी जो है, अभी बर्डन ऑफ प्रूफ भी किस पे है? प्रतिवादी के ऊपर है। क्रिमिनल में देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रतिवादी पर होता है, और सिविल में देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, मतलब सबूत करने का भार जो है वो वादी पर होता है। क्यों? क्योंकि वादी ही केस लेकर आ रहा है, और केस लेकर आ रहा है और उसमें वो डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है उसको इंटाइटल कर रहा है। अभी वो इंटाइटल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है इंटाइटल, ये चीज हमने देखी थी। किस रूल में वो इंटाइटल कर रहा है? तो ये था ऑर्डर 9 का शायद रूल था, इसको एक बार देखना पड़ेगा। ऑर्डर 7 रूल 5 था। ऑर्डर 7 रूल 5 जो था उसमें प्रतिवादी को बताना पड़ता है कि मैं प्रतिवादी को इस केस में क्यों लेकर आ रहा हूं। तो यहाँ पर वादी जो है उसको वाद आरंभ करने का अधिकार होता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही होता है। तो जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसको अपना केस सबसे पहले शुरू करना पड़ता है। ऐसे जनरली माना जाए तो प्लेंटिफ को होता है, प्लेंटिफ को ही केस जो है वो प्रूफ करना होता है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि जबकि, मतलब यहाँ क्या दे रखा है? तब के सिवाय। मतलब ऐसे तो वादी को होता है, नॉर्मल रूल तो क्या है कि वादी को होगा, पर वाद आरंभ करने के अधिकार वादी को तब के सिवाय, जबकि, मतलब अगर ये बात नहीं होती है तो फिर वादी को है, अगर ये बात आ जाती है तो फिर प्रतिवादी को होगा, क्योंकि लिखा है ना तब के सिवाय, मतलब इसको छोड़ के। ऐसे वादी को होता है, पर इसको छोड़ के अगर ये वाला सीन बन रहा है तो प्रतिवादी को होगा। तो यहाँ क्या दे रखा है कि अगर वादी जो है, वादी के द्वारा जो तथ्य दिए जा रहे हैं वाद पत्र में, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो अगर प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है, अगर वो स्वीकार कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है। कैसे? जैसे कि ए ने बी के ऊपर केस किया, ए बोलता है कि मैंने बी को पैसे उधार दिए हैं, और बी को पैसे उधार दिए हैं और उसने वापस नहीं दिए हैं। अभी यहाँ पर उसने बोला कि मैंने बी को पैसे दिए थे, और जो प्रतिवादी है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में तो बी ए प्रूफ करेगा, कि कोर्ट बोलेगा कि बताओ, प्रूफ करो कि आपने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, क्योंकि प्रतिवादी तो मान नहीं रहा है। पर अगर प्रतिवादी ये बोल देता है, ये मान लेता है कि हाँ मैंने पैसे लिए थे और मैंने पैसे वापस दे दिए, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा? प्रतिवादी पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये देखना। जब वादी प्रतिवादी के ऊपर केस लगाता है कि मैंने पैसे उधार दिए थे और प्रतिवादी इस चीज को नहीं मान रहा है, तो वादी को प्रूफ करना पड़ेगा। पर अगर प्रतिवादी मान लेता है कि हाँ पैसे दिए थे और मैंने वो पैसे वापस कर दिए हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रतिवादी पर आ जाएगा। अभी क्यों आ जाएगा? क्योंकि वादी जो एलिगेशंस प्रतिवादी के ऊपर लगा रहा है वो तो प्रतिवादी ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिए ना, यहाँ प्रतिवादी ने उनको स्वीकार कर लिए ना। वादी बोल रहा है मैंने पैसे दिए और प्रतिवादी बोलता है कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, तो फिर अब वादी को प्रूफ करने की जरूरत ही क्या है?
तो यहाँ फिर वादी का अधिकार खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है प्रतिवादी। अब कोर्ट प्रतिवादी को बोलता है कि अब आप प्रूफ करो कि आपने पैसे लिए थे और आप बोल रहे हो कि वापस दे दिए, तो क्या प्रूफ है आपके पास। तो ये यहाँ पे रूल 1 में यही बात दे रखी है कि वाद को प्रारंभ कौन करेगा। ये रूल 1 क्लियर हो गया। रूल 1 क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है ना कि जब प्रतिवादी एक्सेप्ट कर रहा है वादी के आरोपों को, तो फिर वहां पे वादी क्या ही प्रूफ करेगा। जब मान ही लिया है, जो एलिगेशंस लगाए हैं उनको मान ही लिया है, तो फिर वहां पे हम क्या ही करेंगे, क्या ही हम वादी क्या ही प्रूफ करेगा। तो वही बात दे रखी है यहाँ पे कि अगर वाद आरंभ करने का अधिकार जो है वो वादी को होता है, पर अगर प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रतिवादी के ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ पे 2 में दे रखा है, इसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, इसकी प्रोसीडिंग क्या होगी ये दे रखी है हमें 2 में। देखो बहुत अच्छी चीज लेके आती हूँ आपके लिए। ये दे रखा है हमारा ऑर्डर 18। तो जो ऑर्डर 18 है इसका जनरल रूल हो गया कि आरंभ करने का अधिकार किसको है। अभी रूल 2 में क्या दे रखी है, प्रोसीडिंग दे रखी है। रूल 2 में बात करते हैं कि प्रोसीडिंग अभी इसकी कैसे शुरू होगी। तो अभी वादी को भी प्रूफ करना है, वादी को प्रूफ करना है और प्रतिवादी को भी प्रूफ करना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जिसको वाद आरंभ करने का अधिकार है, अगर वादी को वाद आरंभ करने का अधिकार है तो वो जो है केस के बारे में बताएगा, तथ्य बताएगा और साथ में डॉक्यूमेंट पेश करेगा। और अगर वाद आरंभ करने का अधिकार जो है वो प्रतिवादी को है तो वो अपने तथ्य बताएगा और अपने एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम देखें, ए क्या बोल रहा है कि मैंने पैसे उधार दिए बी को, तो कोर्ट बोलेगा, ये साथ में ये तो बता दिया कि मैंने ए ने बी को पैसे दिए, पर ये भी उसका प्रूफ देगा, उसका एविडेंस देगा। जैसे कोई प्रॉमिसरी नोट हो कि प्रॉमिसरी नोट पे ये कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ तो इतने टाइम के बाद मुझे वापस चाहिए, ऐसा इसके पास प्रूफ हो तो ये प्रूफ करे। और अगर प्रतिवादी क्या बोल रहा है कि हाँ मैंने पैसे लिए थे पर मैंने वापस दे दिए, तो ये चीज उसने बता दी, तथ्य बता देगा प्रोसीडिंग में और साथ में वो एविडेंस देगा। एविडेंस क्या दे सकता है, जैसे उसके पास कोई ट्रांजेक्शन हो, ऑनलाइन उसने कोई ट्रांजेक्शन किया हो या कोई पेमेंट बिल के थ्रू दिया है तो वो बिल बताएगा कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया। तो मेनली रूल 2 क्या बात करता है, प्रोसीडिंग की, कि यहाँ पे अगर वादी को आरंभ करने का अधिकार है या प्रतिवादी को आरंभ करने का अधिकार है तो दोनों तथ्य बताएंगे केस के और दोनों अपने एविडेंस यहाँ पर पेश करेंगे। ये बात करता है रूल 2। अभी रूल 3 बात करता है कि जहां पर एक से ज्यादा इशू है, तो अगर एविडेंस फिर सेवरल इश्यूज, एक से ज्यादा इशू है तो वहां पे अभी पहले इशू प्रूव किए जाएंगे। मतलब पहले कौन से इशू प्रूफ किए जाएंगे, तो आरंभ करने वाला पक्षकार अपने विकल्प पर साक्ष्य पेश करेगा और आरक्षित रखेगा। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा इशू है तो सबसे पहले जिसके पास आरंभ करने का अधिकार था वाद को, वो क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट पेश करेगा और अपने तथ्य बताएगा। उसके बाद जो है वो प्रतिवादी आएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट बताएगा। तो यहाँ पे आरंभ करने वाला जो पक्षकार है, मतलब जो वादी है, उसके ऊपर उसको एक राइट रहता है, उसका एक विकल्प रहता है। वो क्या करेगा, प्रतिवादी को बोलेगा कि जो इशू है इनके जो डॉक्यूमेंट है वो आप पेश करिए, इनके डॉक्यूमेंट के जो इशू है वो पेश कीजिए। मतलब अपने विकल्प पर वो क्या करेगा, विवादिकों के बारे में अपना साक्ष्य पेश करेगा, खुद भी पेश करेगा और दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के उत्तर के रूप में जो दूसरे पक्षकार ने भी जो दस्तावेज पेश किए हैं उनको अपने पास वो आरक्षित रख सकता है। क्यों, क्योंकि वो वाद को आरंभ कर रहा है। अभी उसने पहले डॉक्यूमेंट दे दिए, फिर दूसरी पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने दे दिए। अभी जिसने पहले दिए, मतलब जिसने आरंभ किया, उसको क्या है, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर अगर करना हो तो ऐसी कंडीशन में जो अपोजिट पार्टी दस्तावेज दे रही है
उन दस्तावेजों को अपने पास रखेगा, मतलब उसी वक्त के लिए अपने पास रखेगा। और जब इसका काम पूरा हो जाएगा, अपोजिट पार्टी ने डॉक्यूमेंट दे दिए, जो उसको तथ्य बताने थे वो बता दिए, तो उसके बाद में इन दस्तावेजों से जो अपने पास आरक्षित करके रख रहा है, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें और भी उसको बतानी है तो वो बता सकता है। पहले तो अपने डॉक्यूमेंट पेश कर देगा, फिर प्रतिवादी जो है वो उसके डॉक्यूमेंट पेश कर देगा। तो यहाँ जो वादी है तो वो क्या करेगा, प्रतिवादी के डॉक्यूमेंट पर भी कुछ उसको क्वेश्चन उठाने हैं या कुछ आंसर देने हैं तो वो ये काम कर सकता है। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे रूल 3 में वो डॉक्यूमेंट को अपने पास में रख सकता है। ये बात हो रही थी रूल 3 में। रूल 3A में दे रखा है कि जहां पर जैसे पार्टीज क्या है, तो वादी और प्रतिवादी जो है ये इश्यू सेटलमेंट होने के बाद क्या होता है, गवाहों की गवाही लेते हैं। पर अगर कोई पक्षकार चाहता है कि मुझे भी खुद खुद विटनेस बनना है, खुद गवाह देना है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे उसको केस कोर्ट में आवेदन देना पड़ेगा। और उसकी गवाही कब होगी, सारे जो गवाह है उन सबसे पहले पक्षकार की गवाही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पक्षकार मेन पार्टी है और उसको ही बनना है गवाह। वो चाहता है कि मेरे केस में मैं भी गवाह बनूं। तो ऐसे कंडीशन में सारे साक्षियों की परीक्षा से पहले ही उसको अपना खुद एक साक्षी बनना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मेरे केस में मैं भी गवाह दूं, कुछ चीजें क्लियर मैं करूं, तो ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा और वहां पर दूसरे साक्षियों के उपसंजात के पहले, दूसरे पार्टी अपीयर हो उससे पहले ही उसको उपसंजात होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो उसकी ही होगी। ये रूल 3A में दे रखा है। 4 में दे रखा है कि जहां पर ऐसी परीक्षा होती है तो उनको क्या है, ऐसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना कि यहाँ पर जो साक्षियों की परीक्षा हो रही है या पक्षकारों की परीक्षा हो रही है तो उन एविडेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो एविडेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी प्रतियां जो होगी, होता है ना कोर्ट में एक दूसरे के क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन होते हैं, फिर जो टाइपराइटर होते हैं वो लिखते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं उसको लिखते हैं, फिर उसकी प्रिंट आती है और प्रिंट हम भी रखते हैं और हम अपोजिट पार्टी को भी देते हैं। तो यहाँ वही दे रखा है कि जो ऐसे साक्ष्य हो रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब उनको अभिलिखित किया जाएगा। और जो अभिलिखित कर दिया जाएगा तो फिर उसकी प्रतियां जो है वो प्रतिपक्ष को, मतलब अपोजिट पार्टी को दी जाएगी। तो ये जो चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है वो होगा एफिडेविट पर, ठीक है। मतलब साक्षियों की जो परीक्षा हो रही है, सबसे पहले जो परीक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। अभी मुख्य परीक्षा जैसे हम लोगों ने एग्जाम दी तो सबसे पहले हमारी मेन एग्जाम होगी, फिर अगर हम फेल हो जाते हैं, एटीकेटी आ जाती है तो फिर एक बार एग्जाम देंगे, तो उसको हम मानेंगे हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जैसे मुख्य परीक्षा हो गई सबसे पहले, तो वो तो शपथ पत्र पर होगी। अभी यहाँ पर प्रतिया भी प्रतिपक्ष को दे दी, पर यहाँ पे इसमें दूसरी लाइन दे रखी है कि परंतु जहाँ दस्तावेज फाइल किए जाते हैं और पक्षकार उन दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं। अभी पक्षकार उन दस्तावेजों पर भरोसा क्यों कर रहा है या कोर्ट उन दस्तावेजों पर भरोसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने शपथ पत्र लगा दिया है। और शपथ पत्र होता ही इसलिए है कि हम जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं, हम जो साक्ष्य दे रहे हैं वो हम हमारे होशो हवास में दे रहे हैं, हम पूरी जानकारी के साथ दे रहे हैं। अगर हमने एफिडेविट लगाया है और हमारे दस्तावेज गलत निकलते हैं या हमारा साक्ष्य जो है वो मान लो अगर गलत निकलता है तो बीएनएस में सेक्शन है, अभी नया सेक्शन नहीं पता, पुराना 299 था कि अगर ऐसा कुछ गलत हम 204 या 299 ऐसा कुछ था कि वहां अगर हम कुछ गलत शपथ पत्र के साथ गलत दस्तावेज लगा देते हैं ना तो हमें जेल भी हो सकती है, क्योंकि एफिडेविट का इतनी ज्यादा वैल्यू है। और एफिडेविट है ही इसलिए कि अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट के साथ एफिडेविट लगा दिया तो कोर्ट मान लेगा या पार्टीज भी मान लेगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही ही है, ताकि हो क्या कि फालतू के और ज्यादा हमें टाइम ना लगे। मतलब जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसके साथ हमने एविडेंस लगा दिया है तो हमें फालतू और डिले ना करना पड़े, तो इसीलिए एफिडेविट है। तो अगर हमने मुख्य परीक्षा के साथ में एफिडेविट लगाया है तो हम उसकी जो कॉपी है वो प्रतिपक्ष को भी देंगे। और साथ में दे रखा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिपक्ष की कॉपी हमने मतलब शपथ पत्र लगा दिया है तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। शपथ पत्र लगाने के बाद भी जैसे कोई डॉक्यूमेंट दिया, अभी शपथ पत्र लगाया है तो क्या माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट सही ही है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है पार्टी का वो खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर वो चाहता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट जो एफिडेविट पर डॉक्यूमेंट लगाया है इसकी प्रति परीक्षा करनी है या पुनः परीक्षा करनी है, तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसा एप्लीकेशन दे सकता है। और अगर वो नहीं दे रहा है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो कोर्ट भी इस चीज़ की प्रति परीक्षा कर सकता है। वो खुद भी कर सकता है या इसके लिए वो एक कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये दे रखा है हमारे रूल 4 में। फिर अगर यहाँ दे रखा है जैसे इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए हो इसका मुख्य प्रतीक्षा ये इसका, तो हम जैसे माने कि ए क्या है अपने जो साक्ष्य देता है वो एफिडेविट के साथ फाइल करता है। अभी बी चाहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए तो फिर वो क्या करेगा कि कोर्ट को बोलेगा कि इसको वापस बुलाया जाए, मुझे इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो वो कर सकता है। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि उसका साक्ष्य तो शपथ पत्र पर हुआ है तो वो जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। अगर पार्टी चाहती है कि प्रति परीक्षा करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है तो वो कर सकता है। देन 5 में दे रखा है ये इसमें आगे रूल यही दे रखे हैं कि अगर कमिश्नर नियुक्त किया गया है, अगर कमिश्नर नियुक्त किया गया है और उसके सामने फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त क्या है 4 में दे रखा है, रूल 4 में कमिश्नर किसी साक्षी की परीक्षा के दौरान भाव भंगिमा के बारे में ऐसी टिप्पणी अभिलिखित कर सकेगा। भाव भंगिमा क्या होती है कि जैसे किसी से साक्ष्य ले रहे हैं तो साक्षी डर रहा है या किस तरीके से आंसर दे रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, तो ये सारी चीजें भी कमिश्नर जो है वो देखेगा, रिकॉर्ड करेगा और उसको बाद में फिर वो कोर्ट के सामने पेश करेगा। तो इन चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ में ही ये जो रूल 4 है उसका ही सब रूल 4 पढ़ रही हूँ मैं, और उसका प्रोवाइडेड दे रखा है कि अगर कमिश्नर के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है और कुछ ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्शन को भी कमिश्नर रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद में उनको कोर्ट के सामने लाया जाएगा और कोर्ट उन ऑब्जेक्शंस पर विनिश्चय करेगा, मतलब उनका निपटारा करेगा। तो ये हो गया हमारा रूल 4। रूल 5 बात करता है कि जिन मामलों की अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा। मतलब हमारे पास केस जो है वो ऐसे हैं जहाँ पे अपील अनुज्ञात है, मतलब सारे केसेस में अपील अनुज्ञात होती ही है, पर बहुत ऐसे कुछ केसेस होते हैं जैसे बहुत छोटा केस है तो वहाँ पे नहीं होगी। फिर या तो जैसे आर्बिट्रेशन का हमने देखा था कि आर्बिट्रेशन में हमारा जजमेंट आया है, डिक्री आई है, तो वहाँ पे अपील नहीं होगा क्योंकि फिर अगर वहाँ के केस में भी अपील होने लगी तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या ही डिफरेंस रहेगा, वहाँ की प्रोसेस भी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वहाँ की प्रोसेस सिंपल बनी रहे इसीलिए वहाँ पर अपील की परमिशन नहीं है। तो हमारे पास जो मैटर है रूल 5 में वो ऐसा है जहाँ पे अपील मिल सकती है। तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, जो भी साक्ष्य हो रहे हैं, प्रति परीक्षा मुख्य परीक्षा हो रही है तो उनको कोर्ट अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेगा। तो 5 को देखते हैं कि न्यायाधीश द्वारा न्यायालय की भाषा में उनको कैसे किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। और या तो होता है ना जब परीक्षा होती रहती है तो टाइपराइटर जो है वो लिखते जाता है, अब एडवोकेट जो है अपोजिट पार्टी का एडवोकेट है वो गवाह से गवाही लेता रहता है, आपने ऐसा देखा, आपने ऐसा किया था क्या, आप वहाँ मौजूद थे क्या, फिर उसके पास जो भी आंसर आता है तो टाइपराइटर उन चीज़ों को लिखता है। तो ये यहाँ यही लिखा दे रखा है कि कोर्ट या तो अपनी लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज में खुद अभिलिखित करेगा या तो फिर वो टाइपराइटर से लिखवाएगा। न्यायाधीश द्वारा या उसकी उपस्थिति में या कोई ऐसा और व्यक्ति रहेगा जिसको कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो वो या तो लिखेगा या तो फिर ये टाइपराइटर 2 में दे रखे हैं कि टाइपराइटर के द्वारा लिखा जाएगा। अभी 6 में दे रखा है कि अभिसाक्ष्य का भाषांतर कब किया जाएगा। तो जहां साक्ष्य उस भाषा से भिन्न भाषा में लिखा गया है जिसमें वह दिया गया है, मतलब कि मान लो कोई इंग्लिश में अपने साक्ष्य देता है और अभी लिखा क्या जा रहा है, उसको हिंदी में लिखा जा रहा है क्योंकि हमारे लोअर कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो दे रहा है साक्ष्य, जो इंग्लिश में दे रहा है, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपने क्या साक्ष्य दिया है और हमने क्या साक्ष्य लिखा है, ये दे रखा है। देन 8 में दे रखा है, 7 को स्किप करते हैं। 8 में दे रखा है कि जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब, मान लो साक्ष्य जो है यहाँ हमने देखा रूल 5 के
क का जो पहला वाला है उसमें देखा कि या तो न्यायाधीश खुद लिख रहा है या उसकी उपस्थिति में किसी और से लिखवा रहा है। तो अगर वो किसी और से लिखवा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ज्ञापन बनाने के लिए न्यायाधीश आबद्ध होगा और ऐसा जो ज्ञापन है वो ऐसा जो लिखा गया है उस पर उसको क्या है कोर्ट हस्ताक्षरित करेगा, मतलब उस पर कोर्ट जो है वो साइन सिग्नेचर लगाएगा। ये दे रखा है हमारा 8 में। देन 9 दे रखा है कि साक्ष्य अंग्रेजी में कब लिखा जा सकेगा। तो साक्ष्य की लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी कब हो सकती है। तो जो आया है विटनेस आया है उसकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश में है तो फिर और वो चाहता है कि इंग्लिश में ही लिखा जाए तो फिर इंग्लिश में लिखा जाएगा। और अगर साक्ष्य जो है मान लो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं पर वो हिंदी के लिए भी एक्सेप्ट करता है तो हिंदी में लिखे जाएंगे। मान लो हिंदी में लिए जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं इंग्लिश में और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो फिर इंग्लिश में लिखे जाएंगे। मतलब क्या है, ये बात करता है एक तरीके से लोअर कोर्ट की कि इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं, इंग्लिश में दिए जा रहे हैं और इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं तो इंग्लिश ही रहेगा। और अगर जैसे हायर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देखें वहाँ इंग्लिश चलती है तो अभी सबको तो सबके मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी किसी का मैटर अगर जाता है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि साक्ष्य इंग्लिश में दे। अगर वो हिंदी में दे रहा है और वहाँ पे रिकॉर्ड इंग्लिश में हो रहा है और साक्ष्य जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, वो एग्री है इस चीज में, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी जो साक्ष्य है वो इंग्लिश में लिखे जाएंगे। ये हो गया 9। 10 कोई विशिष्ट प्रश्न और उत्तर लिखा जा सकेगा। जैसे कभी कभी अपोजिट पार्टी जो है वो साक्षी से साक्ष्य लेती है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेती है जो इररिलेवेंट है या कुछ ऐसे क्वेश्चन करती है जिससे साक्षी क्या होता है डर जाता है, वो तरीके से आंसर नहीं दे पाता है या कोर्ट को समझ में आ जाता है कि पर ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो यहाँ पे रूल 10 में दे रखेगा कि कोर्ट जो है वो स्व प्रेरणा से या आवेदन पर ऐसे विशिष्ट प्रश्न या उत्तर है उनको नोट कर सकता है। ये हो गया 11 का। 10 का 11 में दे रखा है कि प्रश्न आक्षेप वाले हैं, मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कौन, अधिवक्ता अपोजिट पार्टी के गवाह से। तो अगर इररिलेवेंट क्वेश्चन मान लो वो ऐसा बोल रहा था कि आपका डिवोर्स हुआ, मतलब उस ऐसे क्वेश्चन का उस केस से कोई कनेक्शन है ही नहीं, फिर भी अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगर कोर्ट उसको परमिशन दे देती है, अनुज्ञात कर देती है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं करती है तो न्यायालय क्या करेगा, अभी फिर उस जिसका गवाह है, जिस पार्टी का गवाह है वो तो ऑब्जेक्शन उठाएगा ना कि न्यायालय मतलब जज साहब मेरे गवाह से इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, जिस क्वेश्चन पर ऐसे ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी लिखेगा, उसका उत्तर क्या आया ये भी लिखेगा और आक्षेप क्या लगाए जा रहे थे ये भी लिखेगा, मतलब उस पर फिर क्या निर्णय दिया गया ये सारी चीज़ों को नोट किया जाएगा। जैसे पार्टी बोलती है कि पक्ष का अधिवक्ता बोलता है अपोजिट पार्टी के गवाह से कि आपका डिवोर्स हुआ, तो ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। अभी उसने उत्तर क्या दिया कि हाँ हुआ नहीं हुआ, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये भी लिखा जाएगा। और आक्षेप ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कौन पूछ रहा है, इन सबको वहां पे लिखा जाएगा। ये था हमारा रूल 11। मतलब बहुत इजी चीजें हैं, ज्यादा कुछ इन सब में है नहीं। देन रूल 12 क्या बात करता है, रूल 11 12 में यही है साक्ष्यों की भावभंगी के बारे में टिप्पणी कि साक्ष्यों का एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरीके से गवाह दे रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, उन सब चीजों को नोट किया जाएगा। अभी 13 में दे रखा है कि जिन मामलों में अपील अनुज्ञात नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें, अपील अनुज्ञात है नहीं। अभी अपील अनुज्ञात थी तो कोर्ट लैंग्वेज में या यंत्र के द्वारा हमने सब कुछ टाइप कर लिया था। अभी अपील अनुज्ञात नहीं है तो फिर क्या करेंगे, साक्ष्य जो है रूल 13 बोलता है कि साक्ष्य को विस्तार में लिखे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपील अनुज्ञात नहीं है। वो किस लिए नहीं है कि वो छोटा मैटर है, छोटा मैटर है तो वहाँ पे अपील की जरूरत है नहीं, तो जरूरत नहीं है कि साक्ष्य को अभिलिखित किया जाए, पूरा का पूरा विस्तार से लिखा जाए। तो छोटा मोटा मैटर है, समझ में ही आ रहा है कि जजमेंट क्या आने वाला है, तो पूरा विस्तार से लिखने की जरूरत है नहीं। तो वहां पर आवश्यक नहीं होगा कि साक्ष्यों का साक्ष्य विस्तार सहित लिखा जाए या बोलकर लिखवाया जाए या अभिलिखित किया जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि जो साक्ष्य बोल रहा है वैसा वैसा उसी वक्त पे पूरा लिखवाया जाए।
कोर्ट क्या कर सकती है, बाद में भी उन चीजों को रिकॉर्ड में ले सकती है, मतलब खुद से वो लिख सकती है। होता है जब कोई सा गवाह नहीं ढंग से आंसर दे पाता है तो वहीं के वहीं टाइपराइटर या तो लिख देता है या फिर जज क्या बोलता है, मैं बोलूंगा और मैं लिखवाते जाऊंगा। तो जो गवाह बोलता है वही के वही जो जज है वो अपनी लैंग्वेज में उसको करके लिखवाता है। तो ये चीज भी होती है। पर अगर मैटर ऐसा है कि अपील अनुज्ञात नहीं है तो वहां पे साक्ष्य को विस्तार में लिखने की जरूरत भी नहीं है और पूरा का पूरा बोलकर साक्षी को सुनाने की जरूरत भी नहीं है। तो वहां कोर्ट क्या करेगा कि वैसे वैसे जैसे जैसे हर एक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे कोर्ट जो है उसके साक्ष्य को लिखता रहेगा, या तो खुद लिखेगा या टाइपराइटर के द्वारा टाइप करवाएगा। तो यही यहाँ बात दे रखी है। और अगर ऐसा कुछ होता है टाइपराइटर के द्वारा टाइप करवाता है, किसी और के द्वारा लिखवाता है, तो उसको हस्ताक्षरित करना पड़ेगा। ये दे रखा है हमारे रूल 13 में। यहाँ मेनली वही चल रहा है, वादी साक्षियों की परीक्षा चल रही है कि साक्षियों की परीक्षा कैसे होगी, कैसे, अगर इंग्लिश में हो रही है तो फिर हिंदी में हो सकती है, नहीं हो सकती है, हिंदी में हो रही है और अगर इंग्लिश में हो गई तो अगर साक्षी कुछ आंसर नहीं दे पाया तो कोर्ट क्या करेगा, तो वो स्वप्रेरणा से कर सकता है, उत्तर लिख सकता है। अगर इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर साक्षी से तो फिर क्या हो सकता है, यही बातें दे रखी है यहाँ पे। अगर अपील अनुज्ञात नहीं है तो फिर पूरा का पूरा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से कर सकता है। ये रूल 13 में दे रखा है। 14 जो है वो रिपील्ड है। 15 में दे रखा है कि किसी 15 में दे रखा है कि मान लो हमारा मैटर किसी कोर्ट में चल रहा है, अभी उस कोर्ट वो जज ने क्या है पूरा मैटर हमारा डिस्पोज कर दिया है, पर जो हमारा जजमेंट आया है वो पढ़कर नहीं सुनाया है, मतलब विचारण की समाप्ति से निवारित, कि जहां पर मृत्यु, स्थानांतरण या अन्य कारण से न्यायाधीश क्या है विचारण करने से, आगे ट्रायल करने से क्या है वो निवारित हो गए हैं, मतलब अब आगे वो ट्रायल नहीं कर सकते हैं। या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या तो उनका ट्रांसफर हो गया है, या कोई अन्य रीजन हो सकता है, मान लो कोई तबीयत ज्यादा ही खराब है, तो ऐसी कंडीशन में वो अभी उस केस का विचारण आगे नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा जो मैटर है वो दूसरे कोर्ट में जाएगा, और जब दूसरे कोर्ट में जाएगा तो जहां तक हमारा मैटर चल रहा था वहीं से आगे वो कोर्ट, आगे दूसरा कोर्ट जो है उसको डील करेगा। तो फिर जब दूसरा कोर्ट जजमेंट देगा तो फिर ऐसा ही माना जाएगा कि जजमेंट पहले कोर्ट ने दिया, क्योंकि हमारा मैटर चल कहाँ रहा था, पहले वाले कोर्ट में, पर अभी वहां के जज प्रॉपर लास्ट में जजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या तो मृत्यु हो गई है, या स्थानांतरण हो गया, या कोई और रीजन है। तो जहां पे हमारा मैटर ट्रांसफर किया गया है वो कोर्ट जो है जजमेंट देगी और माना जाएगा कि ये जजमेंट पहले वाले कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है। ये दे रखा है हमारा 15 में। और बाद में उस प्रक्रम से अग्रसर होगा, मतलब हमारा जो केस है वो वहीं से शुरू हो जाएगा जहां पे उसको पहले वाले जज ने छोड़ा था। ये दे रखा है 15 में। 16 में कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि किसी बाहर वाला जो साक्षी है उसको बुलाने की जरूरत है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है, या तो फिर दे रखा है कि न्यायालय इस बात का पर्याप्त कारण न्यायालय को समाधान प्रद रूप से दर्शित किया जाता है कि उसका साक्ष्य तुरंत क्यों लिया जाना चाहिए। मतलब एक से ज्यादा साक्षी है और वहां पे ऐसा लगता है कि किसी साक्षी को सबसे पहले सुना जाए, क्योंकि हो सकता है उसको कहीं बाहर जाना हो, उसके किसी काम से जरूरी बाहर जाना हो और उसको जब आना है तो वो नहीं आ पाए। तो ऐसी कंडीशन में पार्टी जो है वो जो भी साक्षी को बुलाना चाहती है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि फलाने फलाने साक्षी की जो परीक्षा है वो पहले की जाए। तो ये दे रखा है 16 में। 17 में दे रखा है कि किसी साक्षी का चीफ एग्जामिनेशन हो गया है और जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो चाहती है कि मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना है या कुछ क्वेश्चन पूछने रह गए हैं जो कि क्वेश्चन मुझे उस साक्षी से पूछना है और वो जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में उस साक्षी को वापस बुलाया जा सकता है। ये हो गया 17 में। 18 दे रखा है कि निरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय ऐसी किसी भी संपत्ति या वस्तु का निरीक्षण बाद के किसी भी प्रक्रम में कर सकेगा। मतलब कि जो भी हमारा केस चल रहा है, तो केस जिस चीज को लेकर चल रहा है, जो हमारा विवाद है वो किसी संपत्ति को लेकर है या किसी वस्तु को लेकर है, तो उसका जो निरीक्षण है, उसका जो इंस्पेक्शन है वो कोर्ट कर सकता है। इसके बाद दे रखा है 19 कथन कमीशन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे। तो अगर ऐसा निरीक्षण करने के लिए अगर कोई कमीशन नियुक्त किया गया है तो उसके द्वारा भी वहां पर जो इंस्पेक्शन करने के बाद भी जो भी रिजल्ट निकलेगा उनको वहां पर रिकॉर्ड
किया जाएगा। तो ये जो कमीशन पूरा है ना, ये आदेश 26 पूरा कमीशन के बारे में डील करता है। तो इसको हम देखेंगे जब आदेश 26 पढ़ेंगे। तो ये हो रहा आपका ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 में सब कुछ था क्या, यही कि हमें वादियों की परीक्षा कैसे करनी है। हमने ऑर्डर 10 में देखा था ओरल एग्जामिनेशन पार्टीज का। अभी यहाँ पे अभी हमारा केस जो है वो पूरा साक्षियों पर चल रहा था। ऑर्डर 18 पूरा साक्षियों पर चल रहा था कि हमें साक्षी की परीक्षा कैसी करनी है। कोई साक्षी आया नहीं आया, आया पर चला गया, पर अभी तो हमको उसको वापस सुनने की ज़रूरत है, तो उसको वापस पुनः बुलाएंगे। किसी साक्षी का कहीं बाहर जाना हो तो उसको पहले भी बुला सकते हैं। ये सारी बातें ऑर्डर 18 में दे रखी है।